नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी में अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, ठीक है। क्योंकि अब समय बहुत कम है और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जितना अधिक हो सके उतने ज़्यादा आपको करनी चाहिए। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने निगेटिव और पॉजिटिव टाइप वर्ड्स को देखा था, तो उसका भी आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि उसका परीक्षा में उसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैसे यूज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि समय कम है और प्रैक्टिस ज़्यादा करने हैं। आज का प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, कथन है और उसका तर्क है, असर्शन और उसका रीजन। असर्शन में दिया हुआ है, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। उसका रीजन देख लेते हैं। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मस्तिष्क नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। और ये रीजन जो दिया हुआ है ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन ए सही है और आ जो है उसकी सही व्याख्या करता है। इस तरह से ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करना है कम समय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिकरण के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, हम लोग पॉजिटिव टाइप वर्ड्स को यूज करेंगे। देखिए समाजीकरण जो होता है 2 प्रकार का हो गया, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है, बच्चे परिवार में सीखते हैं। और द्वितीय समाजीकरण में बच्चे परिवार से निकलकर बाहर आते हैं और स्कूल में, धार्मिक संस्थान में, मीडिया द्वारा, सहपाठी द्वारा, इन सभी चीजों से सीखते हैं। तो उसी पर ये प्रश्न दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव लाइन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। हम लोगों ने बात किया हुआ था कि प्राथमिक समाजीकरण में जो होता है परिवार आता है, तो यहाँ इसलिए स्कूल यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण न होकर द्वितीयक समाजीकरण होगा। तो इसलिए यह हमारा आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। देखिए मीडिया भी समाजीकरण का संस्थान है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी तरह की भूमिका नहीं निभाती हैं। इस तरह ये ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं और मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहाँ क्या होना चाहिए। यह प्रश्न जो है प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव प्रश्न हमारा हो गया, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। ये ऑप्शन जो है हमारा पॉजिटिव है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, उपलब्धि उद्देश्य पर बल दिया जाना। देखिए उपलब्धि उद्देश्य पर केवल बल नहीं देना चाहिए। परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार होगा। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यह ऑप्शन सही नहीं है, ये निगेटिव है। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुकरण करते हैं। निष्क्रिय क्या हुआ, हम लोग देखे हुए थे, ये निगेटिव में आता है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, निगेटिव। तो इस तरह से इस प्रश्न का पॉजिटिव आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1, बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए और जिससे वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए इसको बनाने से पहले इसके कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जीन पियाजे के द्वारा एक प्रयोग किया गया था, जो 3 पर्वतों का 3D मॉडल वाला जो प्रश्न पूछा जाता है बार बार, उसी पर आधारित है। इस प्रश्न में एक बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे और एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और बच्चा इन तीनों में से किसी एक पर्वत को देख रहा है और व्यक्ति जो है दूसरा चीज को यहाँ पे देख रहा है। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। बच्चे से यह पूछा जाता है कि दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति को क्या दिख रहा है। तो बच्चा जवाब देता है कि जो मुझे दिखाई दे रहा है उसी चीज को वह व्यक्ति भी देख रहा होगा। यानी बच्चा जो है उस दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। बच्चा इस समय अहमवादी होता है। बच्चा समझ रहा होता है कि मैं जो चीजें कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो चीजें देख रहा हूँ सभी वही देख रहे हैं। और इस अवधारणा को जीन पियाजे ने आत्म केंद्रीकरण कहा है, ईगोसेंट्रिज्म कहा है। यह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर बच्चा खुश है तो वो मानता है कि सभी लोग खुश होंगे,
क्योंकि वह दूसरे की भावनाओं को समझने में असमर्थ होता है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर लौटते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न पढ़िए। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा होता है। तो बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, तो वह सही तरीके से नहीं बना पाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? अभी हम लोग देखा हुआ था कि बच्चे जो है दूसरे के दृष्टि क्षेत्र से अगर नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो वो आत्मकेंद्रियता को दर्शाता है। इसमें बच्चा दूसरे के नजरिए को नहीं समझ पाता है। जीववाद में सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। वस्तु अस्तित्व में बच्चे के समक्ष कोई चीज ले जाते हैं, कोई वस्तु ले जाते हैं, उसे हटा देते हैं, तब भी उसका इमेज उसके दिमाग में बना रहता है। परिकल्पनात्मक चिंतन एक प्रकार का कल्पनात्मक चिंतन होता है, जिसमें बच्चा सोचता है कि काश मैं विदेश में अगर पढ़ाई किया हुआ होता तो मेरी जिंदगी कुछ और होता। इस तरह की सोच जो होती है परिकल्पनात्मक चिंतन में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से क्या है? से भिन्न नहीं है, गुणात्मक रूप से भिन्न है, मात्रात्मक रूप से भिन्न है और काफी मिलता जुलता है। देखिए, गुणात्मक और मात्रात्मक को पहले समझ लेते हैं। गुणात्मक का मतलब होता है कि बच्चों का जो सोचने का तरीका होता है वयस्कों की तरह परिपक्व नहीं हुआ रहता है। वो चीजों को एक सरल और आत्मकेंद्रित नजरिए से देखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को देखने में क्या करते हैं, वो कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन मात्रात्मक में क्या होता है, दोनों को सोचने का तरीका तो समान होता है, लेकिन उनका स्तर कम या ज्यादा होता है। इंटेंसिटी जो होती है वो कम या ज्यादा होती है। इस तरह इस प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया, तो सोचने की प्रक्रिया क्या होगी? गुणात्मक रूप से भिन्न होगी। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है? क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है? लेओ वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप से संबोधित किया है? हम लोगों ने इसका क्लास किया हुआ है, आइए इसे यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए बालिका के पास कुछ प्रश्न आते हैं जो यहाँ से यहाँ यानी ए से बी तक खुद से सॉल्व कर पा रही है, लेकिन जब यहाँ पे बी वाले पॉइंट पर आती है तो यहाँ से प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है थोड़ा कठिन हो जा रहा है, तो आगे नहीं बढ़ पाती है। ये लाइन देखिए, और क्या कुछ सहायता द्वारा पूरा कर सकती है। लेकिन जब यहाँ दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता दी जाती है यानी सी, बालिका को जब यहाँ पे हेल्प मिल रहा है तो वो उस कार्य को यानी वो उस प्रश्न को सॉल्व कर पा रही है। तो यही पूछ रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को क्या कहा है। तो एक होता है हमारा ZPD और एक होता है हमारा पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग। ठीक है, पहला ZPD और दूसरा पाड़ या ढांचा। तो इनके अगर बीच के अंतर पूछा जाए तो ये हमारा होता है ZPD, और जो हेल्प किया जाता है अगर वो पूछा जाए तो हमारा पाड़ हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा आंसर? समीपस्थ विकास का क्षेत्र हमारा सही हो जाएगा यानी ZPD। अगर सहायता पूछा जाए कि जो सहायता आप किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो पाड़ या ढांचा होता है या स्कैफोल्डिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन है, पारस्परिक अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली किस पर आधारित है? इस पे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत। पारस्परिक अध्यापन या रेसिप्रोकल टीचिंग एक सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक है जो छात्रों को पढ़ने और समझने में उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। इस प्रकार की शिक्षण विधि में शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में संवाद होता है। इसमें छात्र जो होते हैं शिक्षक बनते हैं और शिक्षक जो होते हैं छात्र बनते हैं। इस प्रकार की क्रिया से शिक्षा काफ़ी प्रभावी होती है, बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। तो यह किस पर आधारित है? तो व्यवहारवादी पर नहीं होगा, अधिगम के सूचना संप्रेषण पर भी नहीं होगा और हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत पर भी नहीं होगा। यह किस पर होगा? सामाजिक सांस्कृतिक उपागम पर होगा। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाइंज दुविधा पर। यह भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई की चोरी करना किसी भी परिस्थिति में गलत है क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो पूछा हुआ है लॉरेंस कोरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? देखिए, इसका भी क्लास हम लोगों ने कर लिया हुआ था, मैं आपको थोड़ी सी चर्चा इस पर कर देता हूँ। पहला होता है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इस स्तर पर बच्चे की नैतिकता का आधार क्या होता है? दंड होता है, आज्ञा होता है, पुरस्कार होता है, ये सभी चीजें होती हैं। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रूही किसी दंड या पुरस्कार के कारण ये चीजें नहीं बता रही है। अब बच गए ये दोनों अवस्थाएं। तो उत्तर परंपरागत अवस्था जो होता है वो
समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा बनाए गए नियमों से परे होता है। बच्चा यहाँ खुद के बनाए हुए नियमों पर चलता है, लेकिन परंपरागत अवस्था में बच्चा जो है समाज के द्वारा बनाए गए नियमों पर चलता है। इसी पर आधारित यह प्रश्न है, क्योंकि समाज के द्वारा ही बनाया गया है कि चोरी करना गलत है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो। और रूही उसी चीज पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है कि दवाई की चोरी करना गलत है, कोई भी परिस्थिति हो। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक कानून व्यवस्था अभिविन्यास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, एक अंतर्वैयक्तिक और एक अंतःवैयक्तिक। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है। इंट्रा मतलब होता है खुद के बारे में जानना, ठीक है, खुद के बारे में जानना, खुद के भावनाओं को पहचानना। और वही इंटर की बात बोलें तो वो हो गया दूसरे के भावों को पहचानना। इंग्लिश में हो गया इंटर मतलब दूसरे के भावनाओं को पहचानना, दूसरे के विचारों को पहचानना, और इंट्रा हो गया खुद के विचारों और भावनाओं को पहचानना। आइए हिंदी में देख लीजिए, अंतर का मतलब होता है खुद के विचारों और भावनाओं को जानना, और अंतर का मतलब हो गया दूसरे के भावनाओं और विचारों को जानना। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक पूछ रहा है, यानी दूसरे के भावनाओं को पहचानने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को। देखिए यहाँ पे अपने व्यवहार दिया हुआ है, तो अंतर्वैयक्तिक नहीं होगा, ये कौन सा हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। दूसरों के मनोभाव, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने और उचित तरीके से प्रयोग करने की योग्यता। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा आगे भी देख लेते हैं, सार्थक एवं निर्देशिक उदर्शिक नहीं, ये नहीं होगा, दृश्यात्मक स्तर ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। जब दूसरा लगा रहे तब अंतर यानी इंटर, अपने व्यवहार को निर्देशित करना तो हो जाएगा अंतः यानी इंट्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, थोड़ा इजी भी है, आप लोग इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश समावेश को प्रस्तावित करती है। परियोजना तो ठीक है, लेकिन मानकीकृत परीक्षा ये तो गलत है। मानकीकृत परीक्षा, मानक निर्देशित ये नहीं होगा, ठीक है, ये सभी गलत हो जाएंगे। समूह कार्य और स्व आकलन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र मूल्यांकन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ये हमारा पॉजिटिव प्रश्न है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। क्या करना चाहिए, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों को विचार करना। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, निगेटिव हुआ, जो हम लोग पढ़े हुए थे। अब यहाँ से हम लोग जो टैग वर्ड वाला जो क्लास किए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसी आधार पर हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ। चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं, केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को विचार करना। देखिए यहाँ पे केवल दिया हुआ है, तो ये भी हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षणों का, ये हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो इस प्रश्न का पॉजिटिव आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 3, विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस हो जाएगा आपका टैग वर्ड वाला, जो नहीं देखे होंगे टैग वर्ड वाला क्लास देख लीजिएगा, जो मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी प्रश्न लड़ेंगे। उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए अभी प्रैक्टिस करते रहिए इसको। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने और छोटे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। तो यह क्या दर्शाता है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर निष्पक्षता, जेंडर समानता, जेंडर प्रासंगिकता। देखिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इसमें क्या होता है, घर पे जब माँ की अनुपस्थिति होती है तो लड़कियों को घर का सारा काम करने के लिए दे दिया जाता है, और साथ साथ में छोटे भाई बहन जो होते हैं घर का, उनका भी देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। वहीं अगर बाहर का काम देखना हो तो लड़कों को वहाँ पे भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं। तो यह प्रश्न हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप का हो गया, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पे निगेटिव प्रश्न है ये, और निगेटिव प्रश्न है तो आंसर भी हमारा निगेटिव ही देना है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है।
तो इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, रट कर याद करने पर बल, हाँ ये तो है रूट लर्निंग, ये हमारा निगेटिव आंसर है। सहयोगी शिक्षण, देखिए ये भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन, ये भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। रट कर याद करने पर बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? देखिए ये पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। जो टैग वर्ड वाला क्लास नहीं देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। 2 पार्ट में मैंने बनाया हुआ है, सभी चीजें उसमें इंक्लूड है। उस वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर पाएंगे कम समय में। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। तो ये तो बात हमारा सही है, क्योंकि मानसिक विकास में भाषा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हो गया। ऑप्शन 2 देख लेते हैं। भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है, तो बाधा आती है, ये हमारा निगेटिव ऑप्शन हो गया। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, ये हमारा निगेटिव ऑप्शन हो गया। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, ये भी हमारा क्या हो गया, निगेटिव ऑप्शन हो गया। तो प्रश्न हमारा पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ये उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हुआ, इसको पढ़ते हैं हम लोग। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। तो निम्न में से उस विकल्प को चुनिए जो समाजीकरण और अधिगम के संदर्भ में शिक्षक की धारणा को दर्शाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पॉजिटिव प्रश्न है ये। बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना, ये पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। अगला देखते हैं। यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। हम लोग सामाजिक परिवेश में रहकर ही सीखते हैं, तो इसलिए इससे हम लोग संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण होता है, पॉजिटिव ऑप्शन है। आइए अगला देखते हैं। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना। विद्यालय में हम जो भी चीजें सीखते हैं वो स्थानीय ज्ञान के साथ में संबंध को स्थापित किया जाना चाहिए, ये भी हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। अगला देखिए। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज्यादा महत्व देना, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के द्वारा सिखाए गए ज्ञान को केवल ज्यादा महत्व देना, ये चीजें सही नहीं है। तो इस तरह से पॉजिटिव ऑप्शन कौन कौन सा हो गया, 1, 2 और 3। किसमें है, 1, 2 और 3, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करिए। यहाँ देखिए, गणितीय अधिगम, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणज वैकल्य। ग से गणितीय और गुणज, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणज वैकल्य। इंग्लिश में देखिए, गणित में क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। तो कैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया, तो हम लोग गणित में क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, जिससे गणितीय अधिगम अक्षमता हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सलमा 5 वर्षीय लड़की है और जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। तो इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली, क्योंकि प्रतिभाशाली में ही बच्चे जो होते हैं वो अपने उम्र के बच्चों से उनका IQ लेवल ज्यादा होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। हार्दिक को कम दिखाई देता है और अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। तो कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार से पता चलेगा कि बच्चे को कम दिखाई देता है? और ऑप्शन दिया हुआ है। पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना, श्याम पट पर लिखे हुए को दूर से ही स्पष्ट रूप से पढ़ना, बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना और भौतिक नुस्खों को पढ़ना जिसमें सूक्ष्म जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर सूक्ष्म जानकारी दी गई है, जब उसकी आंखें खराब है तो नहीं पढ़ पाएगा, और बारीक मुद्रण भी ये भी नहीं पढ़ पाएगा, और श्याम पट पर लिखे गए चीजों को नहीं पढ़ पाएगा। तो किस क्रिया से शिक्षक को पता चलेगा? तो पढ़ने के दौरान आंखें बच्चा जो है मिचकाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है? ये हमारा पॉजिटिव प्रश्न है। ऑप्शन दिया हुआ है। यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें। यह दृढ़ अपेक्षा रखना और सख्त पाठचर्या का उपयोग करना, ये हमारा निगेटिव हुआ। बच्चे से परामर्श करे बिना उनके सारे निर्णय खुद लेकर, ये भी हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि सारे निर्णय यहाँ पर शिक्षिका खुद कर रही है। तीसरा है, यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन
मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा किया गया हो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती, और रीजन दिया हुआ उसका, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। देखिए ये हमारा दोनों लाइन जो है गलत है, दोनों स्टेटमेंट और उसका रीजन दोनों गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है, ये कथन हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। सबको साथ में लेकर चलती है समावेशी शिक्षा। तो इस तरह से ऑप्शन ए और आर दोनों हमारा गलत है, ऑप्शन 4 हमारा सही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञान कौशल को निरूपित करता है। देखिए परासंज्ञान जो कौशल होता है वो बच्चों द्वारा अपनी सोच के बारे में सोचना होता है, यानी परासंज्ञान कौशल में बच्चे जो है अपनी सोच के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अपनी सोच के विधियों के बारे में सोचना। इंग्लिश में भी देख लीजिए, दे दिया रहा है मेटाकॉग्निटिव स्किल, ठीक है। तो इस तरह से आपको कहीं दिख जाए तो आप ये आंसर आपको टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, तो यह किस चीज में सहायक होगा। पहला ऑप्शन हमारा संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, ये ठीक है। विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना, ये भी हमारा लाइन ठीक है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रूब्रिकों का विकास करना, ये भी लाइन हमारा ठीक है। विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए, देखिए यहाँ पे केवल कलात्मक परीक्षण ये नहीं होगा, ऑप्शन 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। प्रश्न जो हमारा पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा। जहां शिक्षिका एकाधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती रहती है कि क्या किया जाना चाहिए। यह प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिक्षक केंद्रित की बात बोल रहा है और वो हमेशा आदेश देती रहती है, तो ये हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ। ऑप्शन 2 देखिए, जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है, ये भी शिक्षक केंद्रित हो गया, और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की बात करती है, तो ये भी हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ। जहाँ मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, केवल अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है, ये भी हमारा क्या हुआ, निगेटिव ऑप्शन हुआ। चौथा ऑप्शन है जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उन चीज को ध्यान में रखा जाता है, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन चीज को ध्यान में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैग वर्ड वाला क्लास है, मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा, 2 पार्ट में है, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे आपको CDP के साथ साथ में जो दूसरे सब्जेक्ट के पैडागोजी है उनमें भी काफी आपको हेल्प करेगी। समय बहुत कम है, केवल आप लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते रहिए, और दूसरा कोई भी चीज करने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक शैली प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए। तो ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन हुआ, तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। इनाम और सजा का प्रयोग, इनाम और सजा ये हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ। प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, ये भी हमारा निगेटिव हुआ। तुलनात्मक मूल्यांकन भी हमारा गलत हो जाएगा, और सहयोगात्मक अधिगम ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पॉजिटिव ऑप्शन है। पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में पॉजिटिव आंसर, निगेटिव के साथ में निगेटिव आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। ये आंतरिक और स्वतः अभिप्रेरणा जो होती है, बच्चे के मन को संतुष्ट करने वाली अभिप्रेरणा होती है, और बच्चे को उसमें काफी उत्सुकता भी होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए प्रयोग कर रही है, केवल अच्छे ग्रेड लाने के लिए, आंतरिक तो नहीं हुआ, ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है, ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है, ये भी नहीं हुआ। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है, यह हमारी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो आंसर भी हम लोग पॉजिटिव ही खोजेंगे।
विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं, यहीं पे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। पढ़ाई के विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ, निगेटिव ऑप्शन हुआ। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं, रोट लर्निंग कर रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव हुआ। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा दे रहे हैं, ये भी हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद, ये दो चीजें आपको कहीं दिख जाए तो आप डायरेक्ट वहां आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो इस तरह से पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया या रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। पॉजिटिव है, आंसर हम लोग पॉजिटिव खोजेंगे। समूह में बातचीत को खंडित करना, देखिए यहाँ पे खंडित बोल दिया तो यहीं पे ये निगेटिव हो गया। सख्त बाहरी नियमों का निर्देश, ठीक है, ये निगेटिव ऑप्शन हुआ। सरल प्रकार्य होती कक्षा को अस्थायी क्षमता आधारित उप समूहों में विभाजित करना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कक्षा को हम लोग अस्थायी आधार पर हम लोग बांट नहीं सकते हैं उसको। तीसरा है समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान की बात बोल रहा है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं। प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूहों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये हमारा निगेटिव है। तो इस तरह से पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। समस्या के समाधान के लिए, कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए और आपस में सहयोगात्मक विचारधारा के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न में कुंभकार और कुंभ की बात की जा रही है और उसका कंपेयर शिक्षक और बालक से किया जा रहा है। इसका उपमा क्यों दिया गया है, जैसे कुंभकार होता है मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, वो मिट्टी को सही रूप और सही आकार देकर एक घड़ा में परिवर्तित कर देता है। सेम वैसे ही शिक्षक जो होता है बच्चे में सही ज्ञान भर कर उसे सही रूप और सही आकार देता है। यह चीज समस्यावाद है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चे भोले होते हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं, ये बात गलत है। अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात गलत है। यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भारी प्रकार से संपादित होगा, ये भी बात सही नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों के अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। जो अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के कार्य में त्रुटियां जो हैं वो क्या दर्शाती है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। देखिए बच्चों में की गई त्रुटियां ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता या तुच्छता को दर्शाती हैं, ये हमारा गलत होगा, निगेटिव ऑप्शन हुआ। दूसरा है आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है, ये भी बात नहीं होगा, निगेटिव होगा ऑप्शन। अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए, ये भी एक गलत हुआ, निगेटिव ऑप्शन हुआ। शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषित कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हुआ। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ। बच्चा अगर कोई भी त्रुटि कर रहा है तो उन त्रुटियों को विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को संवर्धन कर सकती है। ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। ये हमारा निगेटिव ऑप्शन हुआ, क्योंकि चर्चा करने से बचना नहीं है, चर्चा करना है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और उनसे सवाल पूछना। देखिए अब जहाँ पे चर्चा करने की बात हो जाए तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण, ये भी हमारा निगेटिव ऑप्शन होगा। अगला है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने और प्रत्यास्मरण करने का गृह कार्य देना, ये भी हमारा क्या हुआ, निगेटिव ऑप्शन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और उनसे सवाल पूछना। इस तरह से हमने CDP में 30 क्वेश्चन देखे और आप लोग बताएं आप लोग का कितना स्कोर आता है, कितना क्वेश्चन आप लोग इसमें बना पाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला क्लास किस पर रखा जाए, CDP पर रखा जाए कि सोशल साइंस पर रखा जाए।
और कमेंट में भी बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट टैग वर्ड जो मैंने कराया हुआ था लास्ट क्लास में, उसका लिंक मैं यहीं पर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।